अ, अब हम लोगों को नेक्स्ट पोर्शन जो देखना है दैट आर एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की हिस्ट्री हमें समझ में आ रही है कि एवोल्यूशन क्या है, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ये सारा हम लोग एक कैसे डिस्कवरी हुई, ये सब अब हमारे माइंड में बैठा हुआ है। लेकिन यू नो कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ रिसर्च पर्सपेक्टिव हम लोग सब जानते हैं, तो हमें पता है कि हर चीज़ एक एविडेंस पे है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सब भगवान ने बनाया है, और हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि सब इस तरीके से होगा। मतलब बातों की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है जब तक आप एविडेंस नहीं दोगे। क्लियर? तो वही एम्ब्रियोलॉजी, वही एविडेंसेस कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आज मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट और मुझे पता है तुम लोग को सब ये सारी चीज़ें तुम लोग सिर्फ रीड भी करोगे तो भी आ जाएगा। फॉसिल स्टडी पता है तुम्हें? ठीक है, अब एक चीज़ बता दो, कार्बन डेटिंग पढ़ी है क्या केमिस्ट्री में? कार्बन डेटिंग पढ़ी है ना? कोई दिक्कत नहीं है कार्बन डेटिंग अगर मैं, अच्छा 10th में पढ़ी है। केमिस्ट्री में कार्बन डेटिंग जैसा नहीं आया, एज कैलकुलेट करने वगैरह का कहीं, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग वाला, हाफ लाइफ, हाफ रेडियो एक्टिव लाइफ तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट उसमें आपको पता है, हाफ एज होती है ना, हाफ लाइफ होती है। तो C14 जो होता है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू लाइफ एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? और C14 जब कोई एब्जॉर्ब करती है बॉडी, उसमें एक कंसेंट्रेशन, उसका एक तो अमाउंट प्रेजेंट है, और वो उसके बाद उसकी अगर डेथ हो जाएगी तो वो धीरे धीरे डीके होता है। तो उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हुए वी कैन प्रेडिक्ट द फॉसिल एज, उस फॉसिल का एज कितना रहा होगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बता दूंगी अगर डाउट है, आज नहीं पढ़ाएंगे वो। तो इसमें हम लोग फॉसिल स्टडी, कार्बन डेटिंग, फिर हमें पता है एम्ब्रियोनिक सिमिलैरिटीज भी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अगर हम वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, इनकी बातें करें तो कुछ हम लोग जानते हैं कि कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे जस्ट सपोज कि नोटोगॉड, गिव स्लिट का प्रेजेंट होना। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल, टॉर्सल नर्व, हॉलोकॉर्ड, इन सब चीज़ों का जो प्रेजेंस होना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि कई सारी डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन है। क्लियर? कई सारी डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन है, लेकिन दैट इज अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिकल भी एविडेंस आपको कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में आप उसको कर सकते हो, हालांकि ये डिनाई हो गई थी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप अगर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडल्ट तक सिमिलैरिटीज को फॉलो करता है, क्या एडल्ट तक आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता, तो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फॉसिल्स के टाइप मैंने यहाँ पे दे रखे हैं एडिशनल में। और आई थिंक सेडिमेंटेशन रॉक वगैरह तुम लोग जानते होगे, लेयरिंग वाली रॉक जो होती है, डिपोजिशन होता है, जस्ट इसको ऐसे समझो कि कोई सैंडविच खा रहे हो, या एक मल्टी लेयर केक आजकल आता है, देखे होगे तुम लोग भी। उसमें मल्टी लेयर में कैसे, एक में चॉकलेट फ्रूट्स, अगर फ्रूट केक है तो अलग अलग चेरी या फ्रूट्स उसमें डिप किए रहते हैं, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डाल दी, वेनिला का डाल दिया, एक पाइनएप्पल की लेयर डाल दी, फ्लेवर में डाल दिया, एक पूरा मिक्सी बना देते, कसाटा और बटर स्कॉच सब डाल देते हैं, तो आपको पता है कि पूरी एक लेयर बनेगी इस तरीके से। और अगर मैंने यहाँ पे जेली डाली है तो वो यहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर चॉकलेट्स हैं तो वो यहाँ मिलेगा। तो आपको जो ये लेयरिंग हो रही है, ठीक है, लेयरिंग का फिनोमिना, ये लेयरिंग का फिनोमिना आपके फॉसिल स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉसिल्स इन्हीं लेयर में इसी तरीके से कहीं बीच में दबे हुए हो सकते हैं, दबे हुए रहते हैं। और जो भी फॉसिल स्टडी करने के लिए पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनकी हेल्प से, इनकी पूरी टीम से ये स्टडीज होती हैं। इसमें देखो, जैसे ये बहुत फाइन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ जेसीबी की मशीन चल रही है या पूरा खुदाई हो गई और कुछ भी निकले, नहीं, इनको पता है कि इस लेयर में ये दबे हुए हैं, तो वो वहां पे ना उनके टिश्यू मिलेंगे आपको इस तरीके की जगह पे। ठीक है, टिश्यू वगैरह कहाँ पे होता है, जो प्रिजर्व होते हैं, जैसे कि कोई आइसी एरिया में कोई अगर ऐसे दब गया और खत्म हो गया और हजारों साल तक वहां पे आइस है, तो उसका टिश्यू भी प्रिजर्व रहता है। जस्ट मैं एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इस केसेस में अब इनको बहुत, ये जो मिनरलाइजेशन हुआ है बोन का, ये रियल बोन्स नहीं है,
ये बोन के जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो डीके हो गए, जो मिनरल्स हैं वो मिनरलाइज्ड हो गए हैं टोटली, और वहाँ के सॉइल के साथ मिलके वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से स्टडी किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉसिल स्टडी डायनासोर्स के एविडेंसेस के लिए, आर्क्योप्टेरिस के लिए, जैसे ये फिश का है, तो आप इन सब चीज़ों के एविडेंसेस को स्टडी किए जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिल को किसी ने देखा नहीं है, वो जस्ट आपको जहाँ पे मिला है। अब हमने जब आपको लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया तो आपको पता है कि अगर इस लेयर में यहाँ पे डायनासोर मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसके आसपास के लेयर तक, क्योंकि एरा का बहुत इफेक्ट है, एरा का डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा हाईली इवॉल्व एनिमल जो आप देख लो उसका स्केलेटन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, या उसके कोई स्केलेटन तो नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, उसके कोई फॉसिल्स यहाँ नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो मतलब इस लेयर के कंपोजिशन का रिलेशन है, इस लेयर के प्रेजेंस होने का रिलेशनशिप है कि ये किस एरा से, किस जोन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब अगर हमको सॉइल की एज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस जो फॉसिल हमें मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? जियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, हम उस रॉक का एविडेंस अगर हमें पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट, ठीक है, कि वो किस चीज का फॉसिल होगा, वो किस एरा की स्टोन है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये लेयरिंग 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 क्लियर है बेटा? ये एविडेंस, तो इस तरीके के डेटा यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जस्ट आज उसको एक बार रीड करना, फिर हम लोग पढ़ लेंगे दोबारा। ठीक है, जैसे इसमें मैमोथ का दिया हुआ है, मैमोथ के हमें फॉसिल्स देखो, ये टाइप्स दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो आइसी फॉसिल्स मिले हुए थे, तो मैमोथ के हमें टिश्यूज भी मिल जाएंगे अगर हमें आइस फॉसिल्स मतलब प्रिजर्व रिमेन्स मिल गए। तो एक होता है ना कि हम लोग प्रिजर्व कंडीशन में स्टोर करके रखें, एक है कि नेचर ने उनको प्रिजर्व कर दिया। तो नेचर कैसे प्रिजर्व कर सकती है? देखो मैं कहीं से भी कहीं रैंडम जा रही हूँ जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, तुम लोग आज एक बार इसको खुद से पढ़ोगे। अंबर, टार, आइस, ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं। अंबर जैसे वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में रिलीज होता है ना, जेली लाइक रेजिन, ठीक है, उस तरीके का मटेरियल। और इसमें कोई आपके अभी जैसे यहाँ पे एंट को दिखाया, या सपोज कोई भी इंसेक्ट इस रेजिन में फंस के और वो डिस्ट्रॉय, उसकी लाइफ तो चली गई लेकिन उसकी बॉडी इसमें रिमेन्स रह जाएंगी। क्लियर? तो ये प्रिजर्व है इस रेजिन के साथ। इसी तरीके से आइस में अगर आपको, मैमोथ का बहुत अच्छा एग्जांपल है एक आइस में, क्लियर, तो वो फ्रोजन कंडीशन में, जैसे आप एक टाइम बिंग के लिए देखते होगे कि डेड बॉडी को जो पोस्टमार्टम हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे रखा जाता है, या जो भी मॉर्टरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे रखा जाता है, तो वहाँ बहुत लो टेम्परेचर होता है और उसको चिल्ड कंडीशन में रखा जाता है ताकि डिके बहुत जल्दी ना स्टार्ट हो। क्लियर? इसी तरीके से तार है, अगर यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म आपका ट्रैप हो गया है तो वो धीरे धीरे उसके टिश्यू वगैरह डिके नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रिजर्व रहेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो जस्ट हमें ये समझना है कि फॉसिल स्टडी से हमें बहुत बड़े एविडेंसेस मिलते हैं, और फॉसिल स्टडी इन सभी में अगर एनिमल्स के लिए कहा जाए तो फॉसिल स्टडी सबसे बेस्ट है। एंड कार्बन डेटिंग की बात किया जाए तो प्लांट्स में हमें पता है कि कुछ इस तरीके का बहुत हमें नहीं मिल सकता है, बोन्स नहीं है, कोई ऐसी एविडेंसेस नहीं है जो बहुत मिनरलाइज होकर हमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा, इसलिए वहाँ पे कार्बन डेटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्लियर है बेटा ये चीज़ें? ठीक है, तो what is the fossil record? The progression of forms observed in the fossil record is consistent with the other inference about the major branches of descent in the tree of life. फॉसिल रिकॉर्ड से हम उनका ट्री ऑफ लाइफ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हॉर्स का दिया हुआ है, हॉर्स में किस किस तरीके से, ये जो आज का मॉडर्न हॉर्स है वो किस किस तरीके से इवॉल्व होके मिला है। ठीक है, किससे किससे उसका रिलेशनशिप है, तो ये भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स वगैरह से। ठीक है, इसी तरीके से एलिफेंट का है, एलिफेंट का इम्पोर्टेंट होता है हायर स्टडीज में, तो तुम भी एक कनेक्शन तुम्हें बनना चाहिए कि जो
अमेरिकन मैस्टोडोन, मैमोथ एंड देन अफ्रीकन एलिफेंट हैं, इनके बीच में एक लिंक दिख रहा है। ठीक है, अर्ली जो एलिफेंट बनने स्टार्ट हुए थे जहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट है, उस टाइम उनकी सूंड नहीं हुआ करती थी, तो जो सूंड वाला ट्रंक वाला पोर्शन है दैट इज अडॉप्टेड पार्ट। ठीक है, अडॉप्टेशन के साथ इवॉल्व हुआ है उनमें। देखो जैसे ये वाला इमेज है, क्लियर, तो जस्ट आपको दिख रहा है एक ठीक, ये एक अच्छा पॉइंट है। वाटर फॉसिल्स, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट आर प्रिजर्व इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, लेयर्स में प्रिजर्व मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है A B C D डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं। तो अपने एरा के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये एरा मतलब जैसे समझ लो कि अर्ली लाइफ ओशियन में स्टार्ट हुई थी, तो ओशियन में जहाँ पहले ओशियन था हो सकता है वहाँ पे कुछ लैंड वाला पोर्शन डेवलप हो गया, या वॉल्केनोज एरप्शंस, कुछ ऐसी चीजें हुई हों कि वो एक तो होती है रॉक का नाम मैं भूल रही हूँ, वो होती है परमानेंट टाइप के जो स्टोन वगैरह बनते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे फॉसिल। जो पूरा का पूरा वॉल्केनोज निकला और वो कन्वर्ट हो गया स्टोन में, ये क्या है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे लेयरिंग बनेगी, तो ये लेयर बाय लेयर ऐसे समझ लो कि कोई धूल या टेरेस्ट्रियल मटेरियल पूरा लैंड उस पर डिपॉजिट होता जा रहा है, फिर कुछ सालों के बाद एक लेयर और जमेंगे, फिर 5 सालों के बाद एक लेयर और जमेंगी। तो जो इस तरीके की रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक, उनको यूज किया जाता है फॉर द फॉसिल स्टडी। अब यू नो कि अगर कोई इतनी बड़ी एक रॉक है तो इसके नीचे या तो दब सकता है, या आया हो कोई इसके नीचे दब गया और यहाँ पे मिल सकता है, बट इसके बीच में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स वाई सेडिमेंटेड रॉक। ठीक है, अब मेन 5 मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल तुम लोग नोट डाउन करोगे। कार्बन फिल, मोल्ड एंड कास्ट, पेट्रीफाइड फॉसिल, प्रिजर्व्ड रिमेन्स एंड ट्रेस फॉसिल। ठीक है, एक एक करके इनको देख लेते हैं। पेट्रीफाइड मीन्स टर्निंग इनटू स्टोन। ठीक है, स्टोन जो बोन्स हैं उसकी मिनरलाइजेशन हो जाए और वो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरीके के जो आपको पार्ट मिलेंगे। और ऑब्वियसली कोई एनिमल की डेथ हुई है तो उसके वो पार्ट आसपास ही मिलेंगे, भले डिके हो गए। अगर वो दबा है बढ़िया से प्रॉपर दबा है तो आपको पूरा का पूरा मिल सकता है कि एक जगह मिल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको एक उसी टाइम के आपके 10 एनिमल्स से, एक टाइम के स्पीसीज, एक स्पीसीज के 10 एनिमल से आपको पूरा पार्ट मिले और तब जाके आप एक डायनासोर को क्रिएट कर पाओ। क्लियर, तो अलग अलग तरीके से, जैसे ये किसका दिया हुआ है, ट्राइनोसोरस का। तो ट्राइनोसोरस का फॉसिल एक सिंगल फॉसिल मिला था। ठीक है, और ये एज इट इज रखा भी हुआ है शिकागो की, ये भी एवोल्यूशनरी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल में आता है। तो ये पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से दबा और सेडिमेंटेशन में मिला और आपने इसको कलेक्ट किया और वहाँ पे एज इट इज रखा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक स्पीसीज की पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको हो सकता है मोर देन 100 फॉसिल स्टडी करके आप उनको जोड़ जोड़ के तब जाके आप जैसे वो क्राफ्ट वाला आता है ना, ब्लॉक्स को जोड़ना, उस तरीके से फिर आप एक फाइनल प्रिडिक्ट कर पाते हो। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट बट प्रिडिक्ट कर पाते हैं हम कि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। Clear? The petrified fossils form when minerals replace all or parts of an organism. Water is full of dissolved minerals. It seeps through the layers of sediment to reach the dead organism. When the water evaporates, only the hardened minerals are left behind, which convert into the stone. एक स्पेसिफिक टाइप के स्टोन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि बोनी अपीयरेंस देंगे। नाउ मोल्ड एंड कास्ट, हम सब ये सब डेली यूजेस में भी देखते हैं, जो इम्प्रेशन लेना होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा होगा ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, उस ग्रुप्स में इंक जाती है और उसको फिर हम स्टैम्प कर दो तो एक इम्प्रेशन आ जाता है। सेम वे में कोई आप समझ लो कि किसी का हाथ है, वो हाथ सेडिमेंटेशन में गया तो उस हाथ का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से क्या बनेगा, पहले मोल्ड बनेगा। ठीक है, उसमें ग्रुप्स बन गया। अब ये हाथ पूरा का पूरा धीरे धीरे डिजनरेट हो गया, लेकिन इस ग्रुप्स में कुछ कुछ डिपॉजिट होता गया, तो वो डिपॉजिशन क्या फॉर्म कर देगा, कास्ट। क्लियर? The mold forms when hard parts of an organism are buried in sediments such as sand, slate or clay. The hard parts completely dissolve over time, leaving behind a hollow area with the organism shape. एक एक लाइन पढ़ोगे खुद भी समझ में आ जाएगा। A cast form
एज द रिजल्ट ऑफ अ मोल्ड। अब उसमें हमने जैसे कोई अगेन क्राफ्ट में हम लोग जो यूज करते हैं पीओपी वगैरह से कुछ बनाते हैं, अभी गणपति जी की मूर्ति बनती है या दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, तो उसमें भी कई जगह कुछ कुछ सांचे छोटे छोटे बने होते हैं कि बस आप उसमें पीओपी डालेंगे और उसके बाद वो मोल्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उस मोल्ड में डालेंगे और वो कास्ट वो मूर्ति बन जाती है। तो वो जो गैप बना था, जो हॉलो एरिया था, उसमें जो डिपोजिशन हुआ उसकी वजह से आपको कास्ट फॉर्मेशन हो गया। एंड इसको स्टडी कर लेते हैं। Clear. Water with dissolved minerals and sediment fills the mold. Empty spaces, minerals and sediment that are left in the mold make a cast. A cast is the opposite of its mold. अब आपको पता है जो आपको खाली जगह मिली थी उसमें आपने फिल किया, उस शेप को आपने बना लिया कास्ट में, तो वो ब्लैंक जो उसका ढांचा था दैट इज मोल्ड, एंड उसमें डाल के आपने जो पीओपी वगैरह या कुछ भी डाला और उसको शेप दिया दैट इज कास्ट। Then carbon fills. All living things contain an element called carbon. When an organism dies and is buried in sediment, the materials that make up the organism break down. Eventually, only carbon remains. The thin layer of carbon left behind can show on an organism's delicate part like leaves on a plant. ठीक है, तो कार्बन फिल्म फॉसिल जो होता है, अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जैसे फन का फॉसिल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रह गया कि सिर्फ आपका कार्बन रिमेनिंग रह गया। अब आपको सबको पता है सेल वॉल में कार्बन है, ठीक है, हर स्ट्रक्चर में कार्बन है, पूरे इसका चाहे ब्रांच ले लो, मिडरिब ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ पे एक कार्बन का कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और वही एक फिल्म की तरह हो गया। फिर उस फिल्म पे नंबर ऑफ केमिकल स्टडी करके उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, उस प्रिंट को स्टडी करते हैं और उससे हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन। नाउ ट्रेस फोर्सेस। ट्रेस फोर्सेस जस्ट आप अगर देखो अभी भी कैसे होता है ना कि किस एरिया से कभी कभी न्यूज में सुनते होगे कि इधर से एक चीता गया, इधर से एक टाइगर गुजरा है, तो वो कैसे पता चलता है हमें? फुट प्रिंट की वजह से कि वो उधर से गुजरे। जैसे एक तुम लोग आई थिंक जानते भी होगे, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, अगर नंबर ऑफ टाइगर या लॉयन कैलकुलेट करने हैं कि इंडिया में कितने हैं, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, अब कोई जंगल में घूम घूम के तो देख नहीं रहा है, हो सकता है एक ही को 2 बार काउंट कर ले, लेकिन एग्जैक्ट काउंट उनकी कैसे आती है? तो वो भी उनके फुटप्रिंट की वजह से आती है। जैसे हम लोगों का थंब इम्प्रेशन होता है ना, उस तरीके से उनके फुटप्रिंट को जहाँ से वो गुजरे होते हैं वहां से मार्क करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उनके फुटप्रिंट अगर एक ही फुटप्रिंट बार बार मिल रहा है तो वो 1 काउंट में जाता है, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से वो फॉर काउंटिंग हो गया। और ठीक है, अगर कोई ऐसे किसी की जैसे कैसे बताएं, किसी टाइगर का सपोज डेड बॉडी मिल गया, तो उसको कैसे मैच करेंगे कि ये कौन सा है? तो वो भी उसके फुटप्रिंट से पहले मैच करते हैं। ठीक है, कि फुटप्रिंट उसका क्या है, क्योंकि हमें जो उनका मेन एविडेंस है वो धरती पे क्या वो चलते हैं तभी मिलता है। तो वो उस एरिया में, उस पूरे टेरिटरी में जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सेंचुरी वगैरह में वहां से वो गुजरे, तो वहां पे उनका वो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है किस पर्टिकुलर सेंचुरी में इतने नंबर ऑफ टाइगर या लायंस प्रेजेंट है। सेम वे में कोई आपको ऐसा फुटवर्क मिल जाए या कोई ऐसा ट्रेस फॉसिल जहाँ पे इम्प्रेशन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके जैसे फैंसी फुटवर्क, दिस डायनासोर फुटप्रिंट वाज फाउंड इन नाम्बिया, अफ्रीका। तो ट्रेस फोर्सेस शोज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वो मूव करते थे उसकी वजह से। एन एनिमल मेक्स अ फुटप्रिंट व्हेन इट स्टेप्स इन सैंड और मड। ठीक है, तो किसी अब फुटप्रिंट बने रहने के लिए आपको पता है कि पहले या तो कोई सैंड हो या तो कोई मडी एरिया हो, वहां पे आप फुटप्रिंट बन जाए और वो फुटप्रिंट एज इट इज सेव हो जाए एक तरीके से। ठीक है, वहां पे प्रिजर्व रह जाए, उस पर लेयर बन जाए, तो आपको ये मिल सकती है। Over time, the footprint is buried in layers of sediment. Then the sediment becomes solid rock. Again वो वहाँ पे mold and cast टाइप का या सिंपल आपको वो ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, प्रिजर्व मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स। Fossil record in layers of sedimentary record, rock, new layers form over old layers, creates record over time, shows succession of an organism that populated earth over long period of time. ठीक है,
हमें जो ये वाला ग्राफ है टाइमलाइन वाला, ठीक है, तो इसमें हमें एक लिंक मिल रही है। जैसे मैंने बोला ना, अब इसमें डायनासोर के एरा में हमें कभी भी इंसान नहीं मिल सकते, ठीक है, तो इनका सबका अपना अपना एरा है। तो ये एक ग्रोथ इनकी जो हुई है एवोल्यूशन, उसमें लिंक मिल रहा है, ठीक है। कैन डिटरमाइन टाइमलाइन ऑफ फॉसिल्स रिलेटिव डेटिंग। तो हम डेटिंग अगर कार्बन डेटिंग भी करें तो हमें उनकी एक एज पता चल सकती है। जस्ट इसके पीछे वही हाफ लाइफ वाला फंडा अप्लाई होगा। क्लियर? ठीक है, तो अब एक यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, रिलेटिव डेटिंग हो जाती है, एक होती है पूरा करेक्ट एक्यूरेट रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अगर हम उसकी पूरी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके कर रहे हैं, दैट इज रेडियोमेट्रिक, एक एक्यूरेट एनालिसिस आएगी। ठीक है, इस एनालिसिस पे बात करते हैं। एक क्या हो गया, रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल। जैसे मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर सॉयल जो वहां से मिल रहा है उसकी एज आपको आइडेंटिफाई हो, और जो फॉसिल मिला है उसके बारे में आप रिकॉर्ड देख के मैच कर सकते हो कि ये सॉयल किस एज में थी प्रेजेंट, तो ये फॉसिल भी उसी एरा का होगा। क्लियर? तो दैट इज रिलेटिव डेटिंग। क्लियर? तो हाफ लाइफ के फंडामेंटल पे जो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये बड़ा अच्छा सा फिगर है जिसमें आपको पूरा एक दिया हुआ है प्रोसेस के किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन शॉर्ट हम बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब C14 दैट इज अ रेडियो कार्बन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब इनकी डेथ हो गई, ये फॉसिल में कन्वर्ट हो गए, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो कार्बन है, तो ये डिके कर रहा होगा। सिंपल डीके वाला फंडा है, और इसकी जो अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको उसके हाफ लाइफ से आप कैलकुलेट करके मेजर कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जो फॉसिल मिला है उसमें क्या अमाउंट कार्बन का प्रेजेंट है। मैम लेकिन सॉइल या रॉक तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुराने होते हैं ना, तो फिर सिर्फ इम्प्रेशन कैसे एनालिसिस करते हैं? इम्प्रेशन आपको हर केस के हर चीज का नहीं बताया ना बेटा। इम्प्रेशन अगर मिलेगा तो उसके फुटप्रिंट का आप एनालिसिस करोगे ना, जहां पे भी आपको मिलेगा वहां पे आपको सॉइल मिलेगी हमेशा, इसीलिए तो सेडिमेंटेशन रॉक है। तो आप उसकी कंपैरेटिव, आप उस रॉक को एनालिसिस करने के लिए जियोलॉजिकल टीम है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, फिर पैलेंटोलॉजिस्ट है, तो पूरी एक टीम है। कोई कंपोजिशन को रिसर्च करेगा, कोई वहां पे क्या मिला है उसके एविडेंसेस क्या है उसको रिसर्च करेगा। तो जस्ट अ टाइप ऑफ फॉसिल कि आपको कोई इम्प्रेशन दबा हुआ मिल गया। अब जस्ट समझो कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शायद तुम लोगों ने देखा हो कभी, अगर घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जैसे हम लोग के टाइम में ये बहुत शौक होता था, लोगों को बहुत यूज करते थे इस चीज को। तो घर नया नया बन रहा हो तो वहां पे जबरदस्ती हम लोग जाके सीमेंट में कुछ ऐसा इंप्रेशन डाल देते थे जो जब तक घर रहेगा तो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे जैसे सपोज कोई ग्रुप्स बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो डिजाइन के लिए भी क्या करते हैं, जो सीमेंट का पेस्ट बनता है सीमेंट बालू का, उस पर डिजाइन बना देते हैं। ठीक, अब जस्ट हमें वहां पे सपना का एस प्रिंट करना है या अपने थंब का इंप्रेशन देना है, तो हमने क्या किया, वो जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हुई तब तक हमने एक इम्प्रेशन वहां पे दे दिया। अब वो घर में जब तक वो सीमेंट रहेगी, जब तक वो घर रहेगा, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, तब तक वहां पे वो इम्प्रेशन मेरा रहेगा। तो सेम वे में कोई फूड प्रिंट या कोई इम्प्रेशन ऐसा मिलेगा तो उसको भी स्टडी करेंगे, कंपेरेटिव एंड वहां पे आप यही कार्बन डेटिंग भी कर सकते हो और कंपैरेटिव भी कर, मतलब कार्बन डेटिंग रेडियो वाला। ठीक है, एक तो ये हो गया कि बॉडी में कैसे है, एक तो आपको इम्प्रेशन में मिल रहा है, तो इम्प्रेशन वाले में तो आप बॉडी वाला नहीं अप्लाई करोगे, तो आप वहां पे सॉइल स्टडी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो कार्बन डिकेज एट अ नोन रेट। पैलेंटोलॉजिस्ट आर एबल टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ फॉसिल बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इट कंटेन। ठीक है, फिर उसको डीके किया जाता है, बर्न किया जाता है, कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वहाँ पे हम स्टेबल कार्बन 12 अनस्टेबल कार्बन 14 ऑप्टेन कर लेते हैं। फिर इस कार्बन 14 की रिएक्शंस वगैरह से इसका डीके को काउंट करते हैं। तो ये जब डीके होगा तो ये N14 में कन्वर्ट होता है। अगर तुम लोग पढ़े होगे तो ये चीज इसकी मैकेनिज्म पढ़े होगे।
और जब ये N14 में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस कन्वर्जन में। एक तो नाइट्रोजन बन रहा है N14 में, नाइट्रो कन्वर्जन के टाइम नाइट्रोजन बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे आप कितना कार्बन 14 डीके हो रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। रेडिएशन काउंटर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितना कार्बन 14 वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके लिए थोड़ा सा बोलना ज़्यादा पड़ेगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये हम बता देंगे तुम लोग को फिर से, ठीक है। तो डीके ऑफ कार्बन, इसमें आप देख रहे हो एक प्रॉपर ग्राफ बन रहा है। अगेन उसको सैंपल के एयर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो हाफ लाइफ उसकी इस तरीके से वो डिके होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है, तो जिस अमाउंट पे वो मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैलकुलेटिंग एज का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सेम वे में आपको अमाउंट पता हो तो उसके बाद आप टी हाफ को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि वहाँ पे कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है, तो उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कितने साल पुराना है, तो उसको आप वहाँ पे प्लेस्ड कर दोगे इस ग्राफ में। फिर से हम लोग बात कर लेंगे इस पर। फिर आपको पता है एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, जैसे हमने शॉर्ट में अभी बता दिया कि प्राइमरी अर्ली एम्ब्रियो में सिमिलैरिटी होती है लेकिन यंग एडल्ट एम्ब्रियो में सिमिलैरिटीज नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, दूसरे ठीक है जिन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अर्ली स्टेज में तो है लेकिन एडल्ट तक अगर ये सब पास होता तो हम इसको एवोल्यूशन का एविडेंस मान लेते। इसको आप इस तरीके से समझ लो बेटा कि कोई भी चीज़ का जो रॉ इंग्रेडिएंट होता है, जैसे जस्ट सपोज कि आप दूध है, दूध से आपका खीर भी बन सकता है, दूध से आपका दूध सिंपल आप कुछ उसमें मिला के भी बना सकते हो, फिर दूध से आप पनीर भी बना रहे हो, दूध से आप चीज़ भी बना रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो। तो यू कांट रिलेट दैट मिल्क, ठीक है, वो बहुत अर्ली चीज़ हो गई। जैसे सपोज कि अगर मिट्टी से खिलौने बन रहे हैं, मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बन रही, तो मिट्टी इज रॉ मटेरियल। आपको आप उसमें बाकी का इवोल्यूशन को आप बहुत प्राइमरीली फोकस नहीं कर सकते हो। जैसे जस्ट हम कहें कि जेनेटिक मटेरियल सबका है, तो भाई जेनेटिक मटेरियल तो सब में है, उसमें हम कितना उसको बहुत हम स्ट्रांगली नहीं रख सकते, दैट इज मोस्ट कॉमन थिंग। तो इसी तरीके से अर्ली एम्ब्रियोनिक जो फीचर आप मैच कर रहे हो कुछ रिलेटेड एनिमल्स में, वो कैसे हैं कि बहुत कॉमन चीज है, उसको आप रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि एडल्ट एम्ब्रियो में बहुत सारा डिफरेंसेस है। क्लियर? तो इसको तो तुम लोग एम्ब्रियो वाले चीज को सिर्फ अपने से रीड करोगे तो भी हो जाएगा। एविडेंसेस में देखो, अर्ली एम्ब्रियोन्स में तुम्हें सिमिलैरिटीज दिखेगी। जस्ट हम ये एक इमेज तुम्हें दिखाएं, ठीक है, ये सब अर्ली एम्ब्रियो सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है अलग 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 तरीके के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंसेस दिख रहा है, तो ये वाली चीज अगर एडल्ट तक फॉलो हो जाती तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, बट ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप इनमें चेंज हो रही है, तो आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। अब एक फिनोमेना आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता देंगे, बट तुम लोग मेरे से कई जगह सुन रखे हो ये, ठीक है। अगर कॉमन ओरिजिन डिफरेंट इन फंक्शन होते हैं तो ऐसे होमोलॉगस बोलते हैं, ठीक है। अगर सेम इन फंक्शन होते हैं लेकिन कोई उनका ओरिजिन स्पेसिफिक नहीं है तो उनको एनालॉगस बोलते हैं, सेम फंक्शन में होते हैं। तो वही फिनोमेना है, जस्ट आप एक पॉइंट ले लो और यहाँ से सारी रे निकल रही हो, अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और अलग अलग डायरेक्शन से अगर एक जगह पे रेज जा रही हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। तो दोनों का एविडेंसेस ऐसे रहते हैं, इसको तुम लोग थोड़ा सा खुद से रीड कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, सारा ये मैंने डिटेल डाल रखे हैं, तो नोट्स में अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, यहाँ तक तुम लोग पढ़ लोगे, है ना। उसके बाद हम लोग बाकी ये सारी चीज़ें जो
मौत वाला है, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मौत का भी कैसे स्टोरीज है कि अगर सपोज जस्ट अब यहाँ पे मैंने इमेजेस बहुत नहीं डाले, अगर कैमोफ्लेज वाला, ठीक है, कि अगर यहाँ पे आपका लाइट कोई इंसेक्ट है, व्हाइट कलर का दिखाया है, एक डार्क कलर का दिखाया है, ठीक है, तो जो नेचुरली एग्जिस्टेंस था ये लाइट कलर का था, तो इसमें अब ये बहुत ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, अब जस्ट आप इसका सरफेस और लाइट समझ लो, तो ये इसमें खो जाएगा। तो बर्ड किसको जो इसको भी टारगेट करना है वो इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। बट एज जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन के साथ साथ ये ट्री का सरफेस दिखाया है, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हुआ, अब वो डार्क हो गया, तो इसको जो वेटेज मिल रहा था, जो बेनिफिट मिल रहा था, वो इवोल्यूशन के ही साथ साथ एक ये जो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट दिखा, इसको मतलब इवोल्यूशन से रिलेट किया गया। एक इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट दिखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हो गया एनवायरनमेंट में, इसका कलर डार्क हो गया, तो जो बेनिफिट इसको मिल रहा था वो बेनिफिट इसको मिलेगा। क्लियर? अब ये टारगेट हो जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। होमोलॉगस एनालॉगस वाला इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना, और इसको हम पढ़ाएंगे भी, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे कि पढ़ाएंगे नहीं, बस आज नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर? और ये नोट्स रहेगा, तो अभी आधे घंटे और बायोलॉजी बैठ के पढ़ो, तुरंत हम अपलोड कर दे रहे हैं इसको, यहाँ से पढ़ो या एनसीईआरटी से ही सिर्फ ये सारे पॉइंट यहाँ तक होमोलॉगस एनालॉगस तक रीड कर लो। फिर हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा लेक्चर कहा था वो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई कल, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। चलो लेक्चर ओवर कर रहे हैं हम, और प्रिपरेशन करो, लिविंग वर्ड का रिवाइज कर लो। बाय।